अध्याय 20 दक्षिण भारत के राज्य अर्थात स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, दक्षिण की चालुक्य शक्ति के उदय का विवरण दीजिए और पुलकेशिन द्वितीय के कार्यों पर प्रकाश डालिए। अथवा चालुक्य कौन थे, उनकी सभ्यता तथा संस्कृति के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर, चालुक्यों का परिचय। चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। चालुक्य अभिलेखों तथा विक्रमांक चरित के विवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि चालुक्यों का मूल स्थान अयोध्या था, जहां से उन्होंने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। डॉक्टर वी. एस. स्मिथ का कहना है कि चालुक्य वास्तव में चपों से संबंध रखते थे और इस प्रकार उनका संबंध विदेशी गुर्जरों से था, क्योंकि चप उनकी एक शाखा थी। स्मिथ का यह भी विचार है कि चालुक्य राजपूताना से दक्षिण की ओर गए थे। स्मिथ के विचार का खंडन करते हुए डॉक्टर डी.सी. सरकार ने लिखा है कि चालुक्य एक देशीय कन्नड़ परिवार से संबंधित था, जो अपना संबंध क्षेत्रियों से बताते थे। चालुक्य स्वयं को चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहते थे। बादामी अभिलेख में इन्हें धरतीपुत्र तथा मानव्य गोत्रीय कहा गया है। हुएनसांग ने भी चालुक्यों को क्षत्रिय ही माना है। चालुक्य वंश। दक्षिण भारत में चालुक्यों की दो प्रमुख शाखाएं थीं, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। वातापी के चालुक्य। जिन चालुक्यों ने बीजापुर जिले में स्थित वातापी को अपनी राजधानी बनाया, वे वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का पहला राजा जयसिंह था, जो बड़ा ही वीर और साहसी था। उसने राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र छीन लिया था। इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक राज्य किया था। वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में आगे बढ़ने से रोक दिया था। इससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। चोलों के राज्य पर भी उसने आक्रमण किया और पांड्य तथा केरल के राजाओं को भी अपना प्रभुत्व स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। उसके अंतिम दिन बड़े कष्ट से बीते। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन अर्थात नरसिंह वर्मा ने उसके राज्य पर आक्रमण किया। युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय परास्त हुआ और मारा गया। उसकी राजधानी वातापी नष्ट भ्रष्ट कर दी गई। 740 ईस्वी में चालुक्यों ने विक्रमादित्य द्वितीय के नेतृत्व में पल्लवों की राजधानी कांची या कांचीवरम पर अधिकार कर लिया और चोल, चेर तथा पांड्य राजाओं को भी हरा दिया। किंतु इस लंबे संघर्ष के कारण चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो गई। 753 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने चालुक्यों की शक्ति का अंत ही कर दिया। कल्याणी के चालुक्य। जिस वंश ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, वो कल्याणी का चालुक्य वंश कहलाता है। इस वंश का संस्थापक तैलप था। वो पहले राष्ट्रकूटों का सामंत था, किंतु बाद में उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। उसने बड़ी सफलतापूर्वक शासन किया। 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ या छठवां था। उसने सिंहासन पर बैठते ही दक्षिण में चोल, होयसेल तथा वनवासी के राजाओं को परास्त किया। विक्रमादित्य बड़ा ही विद्या प्रेमी था। विक्रमांक देव चरित के रचयिता विल्हण को उसका आश्रय प्राप्त था। मिदाक्षरा ग्रंथ का रचनाकार विज्ञानेश्वर भी विक्रमादित्य का विशेष कृपा पात्र था। विक्रमादित्य ने बहुत से मंदिरों तथा भवनों का निर्माण कराया। 1026 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उसकी मृत्यु के बाद इस वंश के कई राजाओं ने राज्य किया, किंतु वे निर्बल और अयोग्य थे। 1190 ईस्वी में देवगिरी के यादवों ने इस वंश के राज्य का अंत ही कर दिया। पृष्ठ संख्या 231। चालुक्यों की सभ्यता एवं संस्कृति। चालुक्य राजाओं ने भारतीय संस्कृति के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सभ्यता व संस्कृति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक दशा। चालुक्य शासन व्यवस्था में राजा ही शासन का मूल आधार माना जाता था। राजा का पद वंशानुपात होता था। शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा राजा की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद की स्थापना की गई। इस मंत्री परिषद के सदस्यों के परामर्श के आधार पर ही राजा शासन कार्यों का संपादन किया करता था। फिर भी राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होता था और राज्य की समस्त शक्तियां राजा में ही निहित होती थीं। राजा सेनाओं का प्रधान तथा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यद्यपि राजा स्वेच्छाचारी थे, किंतु प्रजा के हितों का वे उचित ध्यान रखते थे। नंबर 2, सामाजिक दशा। इस समय समाज में अनेक नवीन जातियों तथा उपजातियों का प्रादुर्भाव हो गया था, जिसके कारण समाज संकीर्ण विचारधाराओं से ग्रस्त होता चला जा रहा था। बाल विवाह, सती प्रथा आदि का समाज में प्रचलन था तथा समाज में नैतिकता का निरंतर ह्रास हो रहा था। समाज में स्त्रियों की भी स्थिति सम्मानजनक नहीं थी। नंबर 3, आर्थिक दशा। आर्थिक दृष्टिकोण से चालुक्य काल को उत्तम माना जा सकता है। इस समय कृषि तथा व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर थे और राज्य की ओर से व्यापार को संरक्षण प्राप्त था।
व्यापार को सुचारू रूप से समृद्ध बनाने के लिए अनेक बंदरगाहों एवं मंडियों की भी समुचित व्यवस्था थी। प्रजा सुखी एवं संपन्न थी, जिसके कारण देश में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार का उचित विकास हुआ था। नंबर 4, धार्मिक दशा। चालुक्य काल में ब्राह्मण धर्म की विशेष उन्नति हुई। चालुक्यों के धार्मिक जीवन में विष्णु का अधिक महत्व था। इस काल में बादामी, ऐहोल, पत्तडकल आदि स्थानों पर विभिन्न देवताओं के मंदिरों की स्थापना की गई थी। चालुक्य नरेश स्वयं ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु साथ साथ वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु भी थे। बौद्ध एवं जैन धर्मों को भी राज्य की ओर से संरक्षण प्रदान किया जाता था, जिसके कारण ही जैन धर्म का दक्षिण में काफी विस्तार हुआ तथा ये धर्म अधिक लोकप्रिय रहा। नंबर 5, साहित्य एवं कला। चालुक्य नरेश विद्या एवं कला दोनों के महान प्रेमी थे तथा कलाकारों एवं विद्वानों को आश्रय प्रदान करते थे। ऐहोल, बादामी तथा पत्तडकल चालुक्य नरेशों की कलाप्रियता के मुख्य कला केंद्र थे। बादामी में वास्तुकला को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। यहाँ पर एक पहाड़ी को काटकर बनाए गए 4 मंडप विशेष रूप से दर्शनीय हैं। पत्तडकल के मंदिरों में ऐहोल व बादामी के मंदिरों की अपेक्षा अधिक विकसित कला के दर्शन होते हैं। इन मंदिरों में आर्य व द्रविड़ दोनों शैलियों को अपनाया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि अजंता तथा एलोरा की कुछ गुफाओं का निर्माण भी चालुक्यों के शासनकाल में ही किया गया था। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रकूटों के विषय में आप क्या जानते हैं? उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, राष्ट्रकूटों का परिचय। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति, मूल स्थान आदि के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपने मत प्रकट किए हैं। श्री सीवी वैद्य उन्हें मराठों के पूर्वज मानते हैं। बर्नेल के अनुसार राष्ट्रकूट आंध्र प्रदेश के द्रविड़ रेडियो से संबंधित थे। डॉक्टर अल्तेकर का कहना है कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के निवासी थे। ये रठियों की संतान थे। इनकी भाषा कन्नड़ थी। इतिहासकारों के मतानुसार राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत के रूप में शासन करते थे। दंती दुर्ग नामक सामंत ने 675 ईस्वी में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। इस वंश ने भारत को कई प्रसिद्ध योद्धा और कुशल प्रशासक दिए। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार राष्ट्रकूट राठौरों के वंशज थे। पृष्ठ संख्या 232, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों व उनकी सफलताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, दंती दुर्ग प्रथम। दंती दुर्ग प्रथम राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार वो 710 ईस्वी के लगभग शासक बना। एलोरा पत्रलेख में दंती दुर्ग की प्रारंभिक तिथि 741 से 742 ईस्वी दी गई है। इसके पिता का नाम इंद्र प्रथम था तथा माता का नाम भवनागा था। उसने कांची के पल्लव राजा देवराज व कलिंग नरेश श्री शैव तथा टंक प्रदेश के राजाओं को पराजित किया था। चालुक्य सम्राट कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद उसने परम भट्टारक पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। वो ब्राह्मण धर्म का उपासक था तथा धर्म के प्रसार हेतु बहुत अधिक दान देता था। ऐसा विश्वास है कि दंती दुर्ग की मृत्यु 758 ईस्वी के लगभग हुई थी। नंबर 2, कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग पुत्रहीन था, अतः उसकी मृत्यु के उपरांत उसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। उसका शासनकाल 758 ईस्वी से 773 ईस्वी तक था। उसने चालुक्य राजा कीर्ति को पराजित करके कर्नाटक से चालुक्य शक्ति का अंत कर दिया था। उसने गंग राजा श्री पुरुष, वेंगी के चालुक्य राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ तथा रहस्य नामक शासक को पराजित किया था। उसने कर्नाटक, कोंकण तथा हैदराबाद आदि को अपने प्रदेश में विलय कर लिया था और एलोरा में एक विशाल कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। नंबर 3, गोविंद द्वितीय। कृष्ण प्रथम की मृत्यु के उपरांत गोविंद द्वितीय राजा बना। उसने विष्णुवर्धन चतुर्थ को पराजित किया, किंतु राज्य का संपूर्ण दायित्व ध्रुव पर छोड़कर वो स्वयं भोग विलास में लिप्त हो गया था। अतः अवसर पाकर ध्रुव ने उसे पराजित कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसका शासनकाल 773 ईस्वी से 780 ईस्वी के लगभग था। नंबर 4, ध्रुव। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने बड़े भाई गोविंद द्वितीय को हराकर सिंहासन प्राप्त करके सर्वप्रथम गंगवाड़ी मैसूर के शासक शिवमार द्वितीय को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत उसने कन्नौज के पल्लव शासक दंतीवर्मन को हराकर उसे अपने अधीन कर लिया। ध्रुव ने उत्तरी भारत में उज्जैन के प्रतिहारों व बंगाल के पालों के मध्य संघर्षों में भाग लिया और उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहार राजा वत्स से भी संघर्ष हुआ, जिसमें ध्रुव की विजय हुई। इसके उपरांत ध्रुव का पाल नरेश धर्मपाल से युद्ध हुआ तथा उसने धर्मपाल को हराकर उसके राज्य को छीन लिया। उत्तरी भारत की विजय से उसे केवल यश की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने उत्तरी भारत के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 793 ईस्वी के आसपास की ध्रुव की मृत्यु हो गई थी। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का एक पराक्रमी शासक था, जिसने राष्ट्रकूटों की शक्ति एवं कीर्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। नंबर 5, गोविंद तृतीय। ध्रुव ने अपने 4 पुत्रों स्तंभ, कर्क, गोविंद एवं इंद्र में से गोविंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः ध्रुव की मृत्यु के उपरांत उसके बड़े पुत्र स्तंभ ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया।
इस युद्ध में गोविंद की विजय हुई, किंतु गोविंद ने अपने भाई को क्षमा करके उसे गंगवाड़ी का शासक नियुक्त कर दिया। गोविंद तृतीय ने पल्लव नरेश दंतीवर्मन, वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य को पराजित किया था तथा उसके उपरांत उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। उसका प्रतिहारों से भी संघर्ष हुआ, जिसमें उसकी विजय हुई थी। प्रतिहारों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उसने उत्तरी भारत के समस्त राजाओं पर अपनी प्रभुता जमा कर उन्हें कर देने पर विवश कर दिया तथा पुनः दक्षिण की ओर लौट गया। उसने मध्य भारत के समस्त राजाओं को राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार करने को विवश किया। भड़ौच के राजा को भी उसने नतमस्तक किया। 1814 ईस्वी के लगभग गोविंद तृतीय की मृत्यु हुई। उसने गंगवाड़ी व मालवा के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाया व हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के मध्य अनेक राज्यों को पराजित किया। दक्षिणी व उत्तरी भारत के राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। पृष्ठ संख्या 233। नंबर 6, अमोघ वर्ष। गोविंद तृतीय की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अमोघ वर्ष सिंहासन पर बैठा। अमोघ वर्ष जिस समय गद्दी पर बैठा वो अल्पायु का था, अतः अवसर का लाभ उठाकर उसके दरबार के एक वर्ग, जिसका नेता वेंगी था, ने विद्रोह कर दिया। अमोघ वर्ष का संघर्ष प्रतिहार शासक भोज से हुआ। यद्यपि अमोघ वर्ष ने 64 वर्ष तक शासन किया, किंतु सैनिक दृष्टि से उसका शासन कोई सफल शासन नहीं था। संजन दानपत्र के अभिलेख में उसे वीर नारायण कहा गया है। उसकी तुलना इतिहास प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य से की गई है। सांस्कृतिक उन्नति की दृष्टि से यह काल एक महत्वपूर्ण काल अवश्य था। डॉक्टर अल्तेकर ने अमोघ वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि राज्य में शांति व व्यवस्था के पुनर्संस्थापक, कला एवं साहित्य के प्रेरक, अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व जनहित के लिए बलिदान में अपने शरीर का अंग देने से भी न चूकने वाले शासक के रूप में अमोघ वर्ष का नाम अविस्मरणीय रहेगा। अमोघ वर्ष का शासनकाल 814 से 878 ईस्वी तक था। नंबर 7, कृष्ण द्वितीय। अमोघ वर्ष की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय 878 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कृष्ण द्वितीय का प्रथम संघर्ष चालुक्यों से हुआ। इसमें उसे पराजित होना पड़ा। प्रतिहार राजा एक निर्बल शासक था। 914 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो गई। नंबर 8, इंद्र तृतीय। कृष्ण द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उसका पौत्र इंद्र तृतीय 914 ईस्वी में राजा बना। इसकी उपाधि नित्य वर्ष थी। उसने परमार वंश के राजा उपेंद्र को पराजित किया तथा उत्तरी भारत पर आक्रमण करके उसने प्रतिहार वंश के शासक महिपाल को भी पराजित किया। 922 ईस्वी के लगभग इंद्र तृतीय की मृत्यु हो गई। राष्ट्रकूटों का पतन। कृष्ण द्वितीय की मृत्यु के उपरांत राष्ट्रकूट वंश में कोई भी योग्य शासक ऐसा न हुआ जो अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए गौरव को बनाए रख सकता। इस वंश का अंतिम राजा कर्क द्वितीय था। 973 ईस्वी में चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय ने कर्क पर आक्रमण किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार 15 वर्ष तक शासन करने के उपरांत इस राजवंश का पूर्णत्यांत हो गया। राष्ट्रकूट काल की राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा। नंबर 1, प्रशासन व्यवस्था। राष्ट्रकूट प्रशासन में राजा ही समस्त अधिकारों का केंद्र और स्रोत था। राजपद वंशानुगत था। राजा मंत्रियों की सहायता से प्रशासन चलाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए साम्राज्य राष्ट्रों और विषयों में विभक्त था। विषय को अनेक भुक्तियों में बांटा जाता था। प्रत्येक भुक्ति को ग्रामों में बांटा जाता था। ग्राम सबसे छोटी प्रशासकीय इकाई थी। राष्ट्रकूट सम्राट बहुत महत्वाकांक्षी थे, इसलिए उनके पास विशाल सेनाएं थीं। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार राष्ट्रकूटों की सेना 5 लाख से कम नहीं रही होगी। राजस्व की प्राप्ति के लिए सामंतों से शुल्क के रूप में बहुत सा धन प्राप्त होता था तथा अनेक करों का भी प्रावधान था। भूमि कर के रूप में उपज का 1/5 भाग लिया जाता था, जिसे दुर्भिक्ष के समय माफ भी कर दिया जाता था। नंबर 2, धार्मिक दशा। राष्ट्रकूट साम्राज्य में शिव और विष्णु की पूजा लोकप्रिय थी। साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी इस काल में मान्यता बढ़ी। कुछ शासकों ने तो जैन धर्म को भी मान्यता प्रदान की थी। इस काल में बहुत से यज्ञ किए गए। दंतीदुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। एलोरा का शिव मंदिर इस काल का महत्वशाली मंदिर था। नंबर 3, शिक्षा एवं साहित्य। राष्ट्रकूट काल शिक्षा की उन्नति का काल था। वल्लभी का बौद्ध विहार शिक्षा का मुख्य केंद्र था। राज्य की ओर से शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। अमोघ वर्ष ने स्वयं कविराज मार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। अमोघ वर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। राष्ट्रकूट युग के कुछ प्रमुख दार्शनिक, लेखक तथा कवि थे। गुरु जिनसेन, शक्तापन, वीराचार्य, पौत्र, पंपारत्ना आदि। नंबर 4, कला। राष्ट्रकूटों ने भारतीय कला को अनुपम भेंट दी। पहाड़ी काट कर बनाया गया एलोरा का कैलाश मंदिर इस काल की बहुमूल्य उपलब्धि है, जिसके विषय में इतिहासकार स्मिथ लिखते हैं, भारत के वास्तु आश्चर्यों में ये सर्वाधिक विस्मयकारी है। राष्ट्रकूट काल की एक अन्य कलाकृति एलिफेंटा की त्रिमूर्ति है। इसमें शिव के 3 मुख बने हुए हैं। पृष्ठ संख्या 234।
प्रश्न संख्या 3, पल्लव कौन थे? पल्लव युगीन सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। 2005 IX, IZ। अथवा कला और साहित्य के क्षेत्र में पल्लव शासकों के योगदान का वर्णन कीजिए। 2010 LI, 2011 II। उत्तर, पल्लवों की उत्पत्ति। पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार पल्लव भारतीय न होकर पार्थियन या पल्लवी के वंशज थे। वे उत्तर पश्चिम से दक्षिण चले गए और वहां निवास करने लगे। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पल्लव न तो विदेशी थे और न द्रविड़, वरन उत्तर भारत के अभिजात कुलीन ब्राह्मण थे जिन्होंने सैनिक वृत्ति अपना ली थी और जो वाकाटकों की एक शाखा थी। डॉक्टर कृष्णास्वामी आयंगर के अनुसार पल्लव उन नागराजाओं के वंशज हैं जो सातवाहन सम्राटों के सामंत थे। तालगुंड अभिलेखों में पल्लवों को क्षत्रिय कहा गया है, अतः निष्कर्षतः पल्लव क्षत्रिय ही थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक। इस वंश के प्रमुख शासक इस प्रकार थे। नंबर 1 शिव स्कंधवर्मन, नंबर 2 विष्णुगोप, नंबर 3 सिंह विष्णु, नंबर 4 महेंद्र वर्मन, नंबर 5 नरसिंह वर्मन प्रथम, नंबर 6 परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंबर 7 नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंबर 8 दंती वर्मन, नंबर 9 नंदी, नंबर 10 नृपति वर्मन, नंबर 11 अपराजित वर्मन। पल्लव वंश के प्रारंभिक इतिहास पर प्राकृत में उत्कीर्ण ताम्रपत्रों या रानी चारुदेवी के दानपत्र से प्रकाश पड़ता है। इस वंश का प्रतिष्ठापक वप्पदेव था। शिव स्कंधवर्मन ने दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसने अनेक यज्ञों को संपन्न करके धर्माधिराज की उपाधि धारण की। उसके बाद के अनेक राजाओं के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर पल्लव वंश के इतिहास में विष्णुगोप को प्रमुख स्थान प्राप्त है, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। उसके बाद सिंह विष्णु का उल्लेख मिलता है, जिसने पांड्यों, कलभ्रों और मालवों को परास्त किया। उसका पुत्र महेंद्र वर्मन इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। वो एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इसके शासनकाल में ही पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर आक्रमण कर इन्हें पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। इसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर अपने पिता की पराजय का बदला लिया। उसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया। उसने अपने वर्णन में वहां का सांस्कृतिक वैभव का उल्लेख किया। नरसिंह वर्मन के बाद उसका पुत्र महेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम शासक बना। वो शैव धर्म का पोषक था तथा उसने कांची में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया। उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को संभवतः परास्त किया। परमेश्वर वर्मन के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण एवं समृद्धशीलता का था। उसके बाद पल्लव वंश में कोई शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। अंतिम शासक अपराजित वर्मन को आदित्य नामक चोल सरदार ने पराजित कर इस वंश का अंत कर दिया। पल्लव युगीन सभ्यता एवं संस्कृति। नंबर 1 पल्लव शासन पद्धति। पल्लव शासन में राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा वो कार्यपालिका व न्यायपालिका दोनों का अध्यक्ष होता था। शासन कार्यों में परामर्श देने हेतु एक मंत्री परिषद के अंतर्गत अनेक विषय होते थे। एक विषय में बहुत से कोट्टम और ग्राम होते थे। पल्लव काल में स्वायत्त शासन व्यवस्था थी। ग्रामों में ग्राम सभाएं थीं, जिनका मुख्य कार्य मुकदमों का निर्णय करना व भूमि की नाप करवाना आदि था। पल्लवों की सैन्य व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। सेना का अध्यक्ष सेनापति होता था। पल्लवों के पास थल एवं जल दोनों प्रकार की सेनाएं थीं। नंबर 2 धार्मिक दशा। पल्लव काल हिंदू धर्म की उन्नति का युग था। इस काल में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, यज्ञ एवं कर्मकांडों का प्रचलन था। इस समय शैव धर्म का प्रचलन अधिक हुआ था। दक्षिण भारत में शक्ति संप्रदाय प्रगतिशील था। यद्यपि पल्लव शासक हिंदू धर्म के समर्थक थे, किंतु उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म को भी अपना संरक्षण प्रदान किया था। इस काल के राजाओं की धार्मिक नीति उदार थी। पृष्ठ संख्या 235। नंबर 3 साहित्य का विकास। इस काल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। पल्लव काल में कांची विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। लगभग सभी पल्लव नरेश शिक्षा प्रेमी थे तथा उन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। महेंद्र वर्मन उच्च कोटि का विद्वान था तथा उसने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की राजसभा में दंडिन नामक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। इस काल में संस्कृत भाषा के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के साथ ही इस युग में तमिल साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ था। नंबर 4 कला का विकास। पल्लव काल उच्च कोटि की कला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। पल्लव काल में स्थापत्य और शिल्प के क्षेत्र में महान उन्नति हुई। पल्लवकालीन वास्तुकला की निम्नलिखित 4 शैलियों का विकास हुआ।
रोमन नंबर 1 महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली के अंतर्गत स्तंभयुक्त मंडपों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे जिनका रूप सरल होता था। इस शैली का विकास 600 से 625 ईस्वी तक हुआ। रोमन नंबर 2 नरसिंह वर्मन शैली। मामल्ल शैली का विकास काल 625 ईस्वी से 675 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली की स्थापना पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने की थी। मुख्यतः नरसिंह वर्मन ने एक ही पत्थर को काटकर रथ शैली के मंदिरों का निर्माण कराया था। रोमन नंबर 3 राजसिंह शैली। इस शैली का विकास 700 ईस्वी से 900 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया गया। मल्लपुरम का मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर इस शैली के अनुपम उदाहरण हैं। इस शैली की विशेषता मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, शिखर, चार दीवारी, सिंह स्तंभ आदि हैं। रोमन नंबर 4 अपराजित शैली। इस शैली के अंतर्गत स्तंभों के शीर्षक भाग का अधिक विकास किया गया था। इस शैली में निर्मित मंदिरों के लिंग ऊपर की ओर पतले एवं शिखर से गर्दन अधिक स्थूल हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से पल्लव शासकों के उपर्युक्त योगदान को देखते हुए ही प्रायः ये कहा जाता है कि कांची के पल्लवों ने भारत को जो देन प्रस्तुत की है वो सभी प्रकार से अद्वितीय है। प्रश्न संख्या 4 चोल शासकों की महानता उनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर नहीं वरन उनकी महान कलाकृतियों पर भी आधारित थी। इस कथन की ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर व्याख्या कीजिए। अथवा चोल सम्राटों की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। चोल प्रशासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता उसका स्वायत्त प्रशासन था। टिप्पणी कीजिए। 2000, 2003 KL, 2004 MH, 2005 IY। अथवा चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2007 KH, KL। अथवा चोलकालीन स्थानीय शासन का विवरण दीजिए। 2009 IM। अथवा राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल चोल शक्ति के मुख्य निर्माता थे, स्पष्ट कीजिए। 2009 IE। अथवा चोल प्रशासन अपने स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था, विवेचना कीजिए। 2011 II। उत्तर चोलों का परिचय। चोल वंश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। सम्राट अशोक के अभिलेखों तथा महाभारत में भी चोलों का उल्लेख है। पल्लवों की तरह चोल राजवंश का भी दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। चोल साम्राज्य का उत्कर्ष 9वीं शताब्दी में हुआ। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर इनका अधिकार था। चोल वंश का संस्थापक प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंत था जिसने अपनी शक्ति को बढ़ाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। पृष्ठ संख्या 236 चोल शब्द तमिल भाषा के चुल शब्द से बना है। चुल का अर्थ है घूमना। चूंकि ये लोग पर्यटनशील थे अतः ये लोग चोल कहलाए। चोल अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार ये लोग उत्तर भारत के निवासी थे जो बाद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पहुंच गए और उन्होंने तंजौर एवं तृष्णापल्ली के जिलों में अपनी राज्य सत्ता स्थापित कर ली। उन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इनके प्रारंभिक शासकों के विषय में अधिक जानकारी नहीं है। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय या विजयपाल था। इस वंश का प्रथम विख्यात शासक राजराज प्रथम था जिसने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया। राजराज एक महान विजेता व योग्य शासक था। उसके काल में चोल राज्य का विशेष विस्तार हुआ। उसने दक्षिण के पांड्य राजा को तथा चेर शासक को युद्ध में बुरी तरह परास्त किया। उसने पूर्वी द्वीप समूहों पर भी आक्रमण किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल ने राजसत्ता संभाली। राजेंद्र चोल इस वंश का सबसे प्रतापी तथा श्रेष्ठ सम्राट था। उसने चोल राज्य की वृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न किया। समस्त दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन करने के पश्चात उसने अपने सेनापति को एक विशाल सेना सहित उत्तरी भारत की विजय के लिए भेजा। उसने उड़ीसा, महाकौशल तथा गंगा नदी के अन्य प्रदेशों पर अधिकार स्थापित किया। राजेंद्र चोल ने 1015 ईस्वी से 1042 ईस्वी तक शासन किया। राजेंद्र चोल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राजाधिराज राजा हुआ। उसने लंका को अपने राज्य का अंग बनाया। उसने चालुक्यों के राज्य पर आक्रमण किया लेकिन वो विजय नहीं हुआ और युद्ध में मारा गया। 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही चोल साम्राज्य का पतन हो गया और पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर संघर्षों व विद्रोहों के कारण धीरे धीरे निर्बल होता गया। चोल वंश के प्रमुख शासक। चोल वंश के प्रमुख शासकों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 प्रारंभिक शासक। प्रारंभ में चोल पल्लवों के अधीन थे। प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल, नेद्योदिक्किला, विजयालय व आदित्य प्रथम का उल्लेख आता है। ये सभी शासक पल्लवों के अधीन सामंत थे। नंबर 2 आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम विजयालय का पुत्र था। उसने पांड्य शासक वरुण वर्मन द्वितीय के विरुद्ध पल्लवों का साथ दिया था जिसके फलस्वरूप उसे पल्लव शासक से अनेक प्रांतों की प्राप्ति हुई।
आदित्य प्रथम एक महत्वाकांक्षी शासक था। वो पल्लव शासकों से स्वतंत्र होना चाहता था और अपने उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए उसने पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा पल्लव नरेश की हत्या कर पल्लव राज्य पर अधिकार कर लिया। आदित्य प्रथम शिव भक्त था। उसने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया था। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के अनुसार उसका शासनकाल लगभग 875 से 907 ईस्वी था। डॉक्टर मजूमदार ने उसका शासनकाल 871 से 907 ईस्वी स्वीकार किया है। नंबर 3, परांतक प्रथम। आदित्य प्रथम की मृत्यु 907 ईस्वी में हुई थी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र परांतक प्रथम चोल वंश के सिंहासन पर 907 ईस्वी में आसीन हुआ। वो भी एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। उसने पांड्यों को पराजित करके लंका पर आक्रमण कर दिया, किंतु इस आक्रमण में वो सफल न हुआ। राष्ट्रकूटों से भी उसका संघर्ष हुआ, जिसमें उसने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय को पराजित करके वीरचोल की उपाधि धारण की। कुछ समय पश्चात कृष्ण तृतीय ने उस पर पुनः आक्रमण किया। इस बार चोलों को कांची व तंजौर आदि से वंचित होना पड़ा और चोल राज्य प्रायः छिन्न भिन्न हो गया। परांतक प्रथम की मृत्यु 953 ईस्वी के लगभग हुई थी। नंबर 4, अंधकार युग। परांतक प्रथम की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्ष के आगामी इतिहास के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। इस काल में गंडरादित्य, अरिजय, सुंदरादित्य द्वितीय, करिकाल और उत्तमचोल शासक हुए, किंतु ये शासक निर्बल थे। अतः इन शासकों के शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। पृष्ठ संख्या 237। नंबर 5, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के बचपन का नाम अरुमोली वर्मन था। वो 985 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर आसीन हुआ तथा उसने राजराज की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने अपने प्रयासों से चोलों के खोए हुए प्रदेशों एवं वैभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। जिस समय वो सिंहासन पर बैठा, उस समय चोल साम्राज्य की स्थिति डांवाडोल थी। सबसे पहले उसने केरचो या चेरो की नौसेना को समाप्त किया। उसके पश्चात उसने पांड्य वंश के शासक अमर भुजंग को पराजित किया तथा कोल, उदंग व कुर्ग पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने लंका पर आक्रमण करके महेंद्र पंचम की राजधानी अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया तथा उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया। उसने गंगवाड़ी, नीलम्बड़ी, तादिंगबड़ी आदि पर आक्रमण करके उन्हें भी अपने अधिकार में ले लिया। वेंगी पर भी उसने विजय प्राप्त की तथा जराबोड़ भूमि को सिंहासन से उतारकर शक्तिवर्मन को वहां का शासक बनाया। वेंगी पर अधिकार कर लेने से चालुक्यों एवं चोलों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राजराज प्रथम की पराजय हुई। राजराज ने अपने शासन के अंतिम दिनों में कलिंग, लक्षद्वीप, मालद्वीप आदि पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार उसका साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी के दुर्ग, मैसूर व सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग तक हो गया। आंध्र प्रदेश पर भी उसका आधिपत्य था। राजराज प्रथम ने 1014 ईस्वी तक शासन किया था। राजराज प्रथम एक महान शासक, प्रशासक एवं वीर था। उसने अपने शासनकाल में स्थापित स्वशासन को महत्व प्रदान किया तथा राज्य की समस्त भूमि को नपवाया। उसने अपने शासनकाल में ही अपने पुत्र राजेंद्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। राजराज शैव धर्म का अनुयायी था तथा उसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति को अपनाया। विष्णु के कई मंदिरों का निर्माण भी उसने कराया था। नंबर 6, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम राजराज का प्रथम पुत्र था तथा वो 1014 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। वो एक पराक्रमी शासक था। उसने पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का विनाश किया। उसने लंका पर आक्रमण किया तथा लंका के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। चेरो तथा पांड्यों के राज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की तथा उसे अपने राज्य का अंग बना लिया। पूर्वी चालुक्यों की शाखा के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर उसका संघर्ष चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय से हुआ। इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम की विजय हुई, किंतु इसी युद्ध के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। 1021 ईस्वी में व 1025 ईस्वी के मध्य उसने पूर्वी भारत का अभियान किया तथा एक विशाल सेना के साथ उड़ीसा होता हुआ बंगाल पहुंचा। बंगाल देश को पराजित करने के पश्चात उसका संघर्ष गंगा पार के पाल वंशीय महिपाल से हुआ। इस युद्ध में उसकी विजय हुई। 1025 ईस्वी के लगभग राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय, मलाया, सुमात्रा, जावा प्रायद्वीप आदि पर विजय प्राप्त की तथा वहां के शासक विजयोत्तुंग वर्मन को बंदी बना लिया। जब उसने चोलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया तो उसे मुक्त कर दिया गया। पांड्य एवं चेर शासकों ने राजेंद्र प्रथम के विरुद्ध विद्रोह किया। राजेंद्र प्रथम के पुत्र ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा विद्रोहियों को कठोर दंड दिया। दिग्विजयों के साथ साथ राजेंद्र प्रथम निर्माण कार्यों में भी रुचि रखता था। वो विद्या प्रेमी शासक था। उसने अनेक विद्यालयों, भवनों, मंदिरों तथा तालाबों का निर्माण कराया तथा गंगकोड चोलपुरम में अपनी नवीन राजधानी स्थापित की। 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई।
राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम की इन उपलब्धियों को देखते हुए ही कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति के प्रमुख निर्माता थे। नंबर 7 राजाधिराज प्रथम लगभग 1044 से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम के उपरांत उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने पांड्य, केरल व सिंघल राजाओं की शक्ति का अंत किया और चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर विजय प्राप्त की, किंतु कुछ समय के पश्चात वो चालुक्य शासक सोमेश्वर से युद्ध करते हुए 1052 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। नंबर 8 राजेंद्र द्वितीय लगभग 1052 से 1063 ईस्वी। राजाधिराज की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय राजा बना। वो जीवन पर्यंत चालुक्यों से युद्ध करता रहा। उसने लंका के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार बनाए रखा। 1063 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। पृष्ठ संख्या 238। नंबर 9 वीर राजेंद्र लगभग 1063 से 1070 ईस्वी। राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई वीर राजेंद्र प्रथम 1063 ईस्वी में राजा बना। उसने तुंगभद्रा नदी के तट पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर को हरा दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया। सोमेश्वर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्यों का राजा बना। उसको भी वीर राजेंद्र प्रथम के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उसी समय सोमेश्वर द्वितीय को अपने छोटे भाई के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। वीर राजेंद्र ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए सोमेश्वर द्वितीय के छोटे भाई विक्रमादित्य से अपनी लड़की का विवाह कर दिया तथा उसे चालुक्य साम्राज्य के दक्षिणी भाग का सम्राट घोषित कर दिया। वीर राजेंद्र का लंका नरेश विजयबाहु से भी युद्ध हुआ। 1070 ईस्वी में वीर राजेंद्र की मृत्यु हो गई। नंबर 10 कुलोतुंग प्रथम लगभग 1070 से 1122 ईस्वी। वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अधिराजेंद्र गद्दी पर बैठा, किंतु उसकी हत्या कर दी गई तथा उसके राज्य पर कुलोतुंग नामक पूर्वी चालुक्य ने अधिकार कर लिया। कुलोतुंग का पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध हुआ तथा उसने पांड्य शासकों एवं मालाबार के सामंतों को पराजित कर दिया तथा कलिंग पर विजय प्राप्त की। वो एक कुशल प्रशासक था। 1122 ईस्वी के लगभग कुलोतुंग की मृत्यु हो गई। चोल वंश का पतन। कुलोतुंग प्रथम की मृत्यु के पश्चात चोल वंश का गौरव समाप्त हुआ। कुलोतुंग के बाद राजराज तृतीय शासक हुआ, किंतु पांड्यों, चेरों, होयसलों के उत्कर्षों के फलस्वरूप चोल साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया। चोलों की सभ्यता तथा संस्कृति। चोलों की शासन प्रणाली। भारतीय इतिहास में चोलों की शासन व्यवस्था और संस्कृति अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इनकी शासन व्यवस्था व संस्कृति का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1 राजा। चोल राजा शक्ति संपन्न होते थे तथा अनेक उपाधियों को धारण किया करते थे। साधारण रूप से राजा का पद पैतृक होता था। राजा की सभा में बड़े बड़े सामंत तथा पदाधिकारी होते थे। शासन के समस्त क्षेत्रों पर राजा का आधिपत्य होता तथा सेना का मुख्य सेनापति राजा ही होता था। नंबर 2 युवराज। चोल राजा अपने जीवन में ही अपने सबसे बड़े या योग्य पुत्र को युवराज घोषित कर देते थे तथा उसे प्रशासकीय कार्यों में दक्ष भी करा देते थे। नंबर 3 विभिन्न पदाधिकारी। राजा अपने शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था करता था तथा इसके साथ अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता था। इन पदाधिकारियों को नकद वेतन देने की व्यवस्था थी तथा उन्हें राज्य की ओर से भूमि एवं संपत्ति भी प्रदान की जाती थी। नंबर 4 साम्राज्य का विभाजन एवं स्थानीय स्वशासन। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए समस्त साम्राज्य मंडलों में विभाजित किया गया था। मंडलों को कोट्टामों में और कोट्टामों को नाडुओं में विभक्त किया जाता था। एक नाडु में अनेक कुर्रम अथवा गांवों के समूह होते थे। कुर्रम को अनेक नगरों व गांवों में विभाजित कर दिया गया था। मंडल का प्रशासक शासक द्वारा नियुक्त किया जाता था। मंडलों से लेकर ग्रामों तक स्थानीय सभाओं की व्यवस्था थी। चोल शासन काल में ग्रामों में स्थानीय स्वशासन सभाओं की व्यवस्था की गई थी। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियों जैसे ग्राम की स्थायी समिति, तड़ाक समिति, कृषि समिति, उपवन समिति, न्याय समिति की स्थापना की गई थी। ग्राम सभाओं के विभिन्न कार्य होते थे, जैसे तालाबों, नहरों, कूपों आदि का प्रबंध करना, कार्य एकत्रित करना, मंदिरों की व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। ग्राम सभाएं न्याय आदि का कार्य भी करती थीं। चोल अभिलेखों से यह पता चलता है कि ग्राम 2 प्रकार के होते थे। पहली श्रेणी में उरसाधारण ग्राम थे, जिसकी सभा को उरार कहा जाता था। दूसरे प्रकार की श्रेणी में वे ग्राम थे जिन्हें चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए ग्राम थे। इनकी संस्था को सभा कहा जाता था। नंबर 5 न्याय व्यवस्था। चोल राजाओं की न्याय व्यवस्था भी महत्वपूर्ण थी। विभिन्न प्रकार के मुकदमों के निर्णय का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त था। राजा न्याय का सर्वोच्च पदाधिकारी था तथा अंतिम अपील सुनने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त था। इस समय दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। पृष्ठ संख्या 239। नंबर 6 आय व्यय के स्रोत। भूमि कर, जो कि उपज का 1/3 भाग होता था, राज्य की आय का मुख्य साधन था। उसे धन एवं अनाज दोनों रूपों में ही लिया जा सकता था।
गांव की सभाएं भूमि कर को एकत्र करती थीं। व्यवसायियों एवं शिल्पियों आदि से भी कर लिया जाता था। चुंगी, वन, खान आदि भी राज्य की आय के मुख्य साधन थे। राज्य से प्राप्त आय का मुख्य भाग युद्धों में व्यय किया जाता था। सार्वजनिक हितों के कार्यों जैसे नहरें, जलाशय, कुएं आदि के निर्माण पर काफी धन व्यय किया जाता था। नंबर 7, सैन्य व्यवस्था। चोल राजाओं की सेना को विभिन्न टुकड़ियों में विभक्त किया जाता था, जो कि कड़गम अर्थात छावनियों में रहती थी। सैनिकों को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। राजा सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वो युद्ध भूमि में सेना का मार्गदर्शन करता था। सेनापति को महादंड नायक कहा जाता था। चोल शासकों के पास नौसेना की टुकड़ियां भी थी। नंबर 8, सामाजिक दशा। चोल काल में जाति व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का मुख्य आधार थी। समाज में अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन था। समाज में ब्राह्मणों को विशेष सम्मान प्राप्त था। स्त्रियों को भी सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा तथा देवदासी जैसी कुप्रथाएं चोल काल में प्रचलित थीं तथा दास प्रथा का भी प्रचलन था। नंबर 9, धार्मिक दशा। चोल राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, किंतु अन्य धर्मों के प्रति वे सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे। इस युग में दान देने की प्रथा अधिक थी तथा यज्ञों का प्रचलन कम था। नंबर 10, साहित्य। इस काल में तमिल साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। पुराणों एवं महाकाव्यों के अध्ययन से दक्षिण भारत की जनता में साहित्य के प्रति अभिरुचि बढ़ी। तमिल भाषा में अनेक कवियों एवं लेखकों ने अपनी अनेक रचनाएं लिखी। जयगुंदर और कंबन इसी काल के महान कवि थे। कंबन ने रामावतारम की रचना की, जो तमिल साहित्य का महाकाव्य है। नंबर 11, कला। इस काल में कला की विशेष उन्नति हुई। चोल शासकों ने अनेक नगरों का निर्माण कराया। उनके संरक्षण में अनेक प्रासादों एवं भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों के विशेष प्रांगण तथा वितान इन मंदिरों की मुख्य विशेषता है। धातु तथा पत्थर की बनी हुई इस काल की मूर्तियां बड़ी सुंदर एवं प्रशंसा योग्य हैं। चोल शासकों द्वारा सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए उपर्युक्त कार्यों के फलस्वरूप ही उनके संबंध में ये कहा जाता रहा है कि चोल शासकों की महानता उनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर ही नहीं, वरन उनकी महान कलाकृतियों पर आधारित थी। प्रश्न संख्या 5, बहमनी साम्राज्य के उत्थान एवं पतन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2000, 2003 KI, KG, 2004 MD अथवा विजयनगर तथा बहमनी राज्यों के राजनीतिक संबंधों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए अथवा बहमनी राज्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। 2009 IE। उत्तर, बहमनी राज्य का जन्म। बहमनी राज्य का जन्म मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। उसकी नीति से असंतुष्ट होकर कुछ विदेशी मुस्लिम अमीरों ने दक्षिण में विद्रोह कर दिया और दौलताबाद में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उन्होंने इस्माइल खान नाम के एक प्रभावशाली अमीर को अपना शासक चुना, परंतु आराम पसंद इस्माइल ने अपने को नवस्थापित राज्य के लिए अनुपयुक्त समझकर सिंहासन को त्याग दिया। तब अमीरों ने एक अनुभवी अमीर को सुल्तान निर्वाचित किया, जो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ। हसन अपने को फारस के बादशाह बहमन शाह का वंशज बताता था। इसी कारण उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और उसका वंश बहमनी वंश के नाम से जाना गया। हसन एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और शासन को संगठित किया। पृष्ठ संख्या 240। 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक ने दक्षिण को पुनः जीतने की कोशिश नहीं की। इससे हसन को साम्राज्य विस्तार का अच्छा अवसर मिल गया। उसकी मृत्यु के समय उसका राज्य काफी बड़ा था। वो उत्तर में वानगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पश्चिम में दौलताबाद से लेकर पूरब में बोलंगीर तक फैला था। निरंतर परिश्रम करते रहने के फलस्वरूप उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और अंततः 11 फरवरी 1358 ईस्वी को वो परलोकवासी हो गया। बहमनी वंश के शासक एवं राज्य का उत्थान। बहमनी वंश के शासकों ने 1347 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक राज्य किया। इस वंश के प्रमुख शासकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, हसन शाह 1347 से 1358 ईस्वी। हसन बहमनी वंश का प्रथम सुल्तान था। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार तथा बीदर आदि 4 प्रांतों में विभाजित किया था। प्रत्येक प्रांत का एक सूबेदार होता था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि हसन शाह गुलबर्गा के एक संत गेसूदराज का भक्त था। इसी कारण उसने भी गुलबर्गा को पवित्र स्थान मानकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। हसन ने 1358 ईस्वी तक राज्य किया था। नंबर 2, मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1373 ईस्वी। हसन की मृत्यु पर उसका ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान हुआ। उसने विजयनगर तथा वारंगल के राजाओं से युद्ध किया और हिंदुओं के अनेक मंदिरों को तुड़वाया। उसने तेलंगाना के राजा को युद्ध में हराया था। वो अत्यंत निर्दयी शासक था, तथापि उसने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। 1373 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, मुजाहिद शाह 1373 से 1377 ईस्वी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर राज्य के साथ 2 बार युद्ध हुआ। इन युद्धों में उसे विजयश्री प्राप्त नहीं हुई। अंत में उसे अयोग्य समझकर उसके चचेरे भाई दाऊद ने उसे गद्दी से उतार दिया और 1377 उसकी हत्या कर दी। नंबर 4, दाऊद शाह। दाऊद ने अल्पकाल तक ही राज्य किया। मई 1378 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया और उसके बाद हसन का एक पौत्र मोहम्मद शाह सिंहासन पर बैठा।
नंबर 5 मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी। 1378 ईस्वी में दाऊद की मृत्यु के बाद अमीरों ने मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया। मोहम्मद शाह द्वितीय बहमनी राज्य के संस्थापक हसन शाह का पौत्र था। वो अत्यंत शांतिप्रिय होने के कारण युद्ध से दूर रहा। उसने अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता स्थापित की। उसके शासनकाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था। उसने मालवा तथा गुजरात के शासकों से अनाज मंगवाकर अपनी प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति की। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय अत्यंत उदार व्यक्ति था। उसने जन कल्याण के लिए अनेक मस्जिदें बनवाई और शिक्षण संस्थाएं भी खुलवाई। 1397 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु के उपरांत उसके 2 पुत्र 6-6 महीने के लिए गद्दी पर बैठे, जो अत्यंत अयोग्य सिद्ध हुए। नंबर 6 फिरोज शाह 1398 से 1422 ईस्वी। मोहम्मद शाह के दोनों पुत्रों के शासन की समाप्ति पर 1398 ईस्वी में फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। हसन का एक अन्य पौत्र था। उसने ताजुद्दीन फिरोज शाह की उपाधि धारण की थी। उसके शासनकाल में हिंदू राज्य विजयनगर के शासकों ने बहमनी राज्य को कई बार हराया। फिरोज शाह विजयनगर के शासकों का सामना करने के स्थान पर गद्दी छोड़कर भाग गया। उसकी कायरता देखकर उसके भाई अहमद शाह ने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। नंबर 7 अहमद शाह 1422 से 1435 ईस्वी। 1422 ईस्वी में अहमद शाह बहमनी राज्य का सुल्तान हुआ। गद्दी पर बैठते ही उसने एक विशाल सेना लेकर विजयनगर राज्य को रौंद डाला। उसने लगभग 20,000 स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और विजयनगर से 3 हाथियों पर बहुमूल्य रत्न लाद कर लाया। 1424 ईस्वी में उसने वारंगल पर आक्रमण करके उसका अधिकांश भाग अपने साम्राज्य में मिला लिया। पृष्ठ संख्या 241। 1429 ईस्वी में अहमद शाह ने कोंकण, गुजरात तथा मालवा आदि पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार किए। उसने अपने शासनकाल में बीदर नामक नगर की स्थापना की थी और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। 1435 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह का स्वर्गवास हो गया। नंबर 8 अलाउद्दीन शाह द्वितीय 1435 से 1447 ईस्वी। अहमद शाह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र अलाउद्दीन शाह द्वितीय के नाम से सुल्तान हुआ। वो दयालु प्रवृत्ति का था। उसके शासनकाल में अनेक युद्ध हुए। उसने विजयनगर के देवराय द्वितीय को युद्ध में हराया और उससे कर वसूल किया। उसने हिंदू राज्य कोंकण को जीता, खानदेश के आक्रमण को विफल किया तथा संगमेश्वर के राजा की पुत्री से बलपूर्वक विवाह किया। यद्यपि वो अत्यंत विलासी सुल्तान था, फिर भी उसने बीदर में एक चिकित्सालय और अनेक विद्यालयों व मस्जिदों का निर्माण करवाया था। नंबर 9 हुमायूं 1457 से 1461 ईस्वी। अलाउद्दीन के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा। वो अत्यंत क्रूर था। उसने अपने शासनकाल में महमूद गवाह नामक एक योग्य व्यक्ति को वजीर के पद पर नियुक्त किया। उसकी क्रूरता से तंग आकर उसके किसी नौकर ने उसका वध कर दिया। उसकी मृत्यु से सभी लोग प्रसन्न हुए। उसे इतिहास में जालिम सुल्तान के नाम से जाना जाता है। नंबर 10 निजाम शाह 1461 से 1463 ईस्वी। 1461 ईस्वी में हुमायूं की हत्या हो जाने पर निजाम शाह अर्थात हुमायूं का पुत्र 8 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। महमूद गवाह ने उसकी माता को संरक्षिका बनाकर शासन का कार्यभार स्वयं संभाला, किंतु दुर्भाग्य से 2 वर्ष बाद ही 1464 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो गई। नंबर 11 मोहम्मद शाह द्वितीय 1464 से 1482 ईस्वी। सुल्तान निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका विलासप्रिय चाचा मोहम्मद शाह तृतीय के नाम से सुल्तान बना। उसके शासनकाल में शासन की समस्त शक्तियां प्रधान वजीर महमूद गवाह के हाथों चली गईं। प्रकृति ने भी मोहम्मद शाह का साथ नहीं दिया। 1470 ईस्वी में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे राज्य की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। मोहम्मद शाह स्थिर बुद्धि का सुल्तान नहीं था। उसने बहकावे में आकर मदिरा के नशे में अपने स्वामी भक्त महमूद गवाह का वध करा दिया। इसके उपरांत ही बहमनी सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। 1482 ईस्वी में इस अयोग्य शासक मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। नंबर 12 महमूद शाह 1482 से 1516 ईस्वी। मोहम्मद तृतीय की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद शाह का शासनकाल प्रारंभ हुआ। वो इतना अयोग्य निकला कि शासन की समस्त शक्ति सुल्तान के वजीर मलिक नाइब के हाथों में आ गई। कुछ समय उपरांत सरदारों के एक षड्यंत्र के फलस्वरूप मलिक नाइब की हत्या हो गई। तत्पश्चात शासन की समस्त शक्ति नए वजीर कासिम वरीद के पास आ गई। कासिम वरीद और महमूद शाह के विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र चलते रहे। सुल्तान की अयोग्यता के कारण बहमनी सल्तनत 5 भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें निजाम शाही, आदिल शाही, इमाम शाही, कुतुब शाही और बरीद शाही राज्यों के नाम से पुकारा गया। महमूद गवाह के कार्य। महमूद गवाह एक ईरानी मुसलमान था जो व्यापार के सिलसिले में 1453 ईस्वी में गुलबर्गा आया था। वो बहमनी राज्य में नौकरी करने लगा और अपनी योग्यता से वो हुमायूं के शासनकाल में मंत्री के पद पर पहुंच गया। उसने लगभग 25 वर्ष तक बहमनी राज्य की वफादारी के साथ सेवा की और उसे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया। उसने बाहरी शत्रुओं से राज्य की रक्षा की और उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसने पड़ोसी राज्यों से कई महत्वपूर्ण किले जीत लिए और विजयनगर से गोवा को जीत लिया, जो उस राज्य का सबसे अच्छा बंदरगाह था। उसने आंतरिक शांति स्थापित की, भ्रष्टाचार को दूर किया, विद्रोही अमीरों पर नियंत्रण रखा, सेना का संगठन किया और इस प्रकार शासन में नवीन जीवन फूंक दिया। उसने लगान वसूल करने की नई पद्धति अपनाई, जिससे राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। पृष्ठ संख्या 242।
वास्तव में शासन का ऐसा कोई क्षेत्र न था जिस पर महमूद की सुधारवादी दृष्टि न गई हो, परंतु इस महान राजनीतिज्ञ का अंत बड़े दुखद रूप से हुआ। उसकी लोकप्रियता एवं प्रभाव के कारण दक्षिणी अमीर इससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने महमूद के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचकर उसे विश्वासघाती साबित किया और सुल्तान मोहम्मद शाह को भड़का दिया। सुल्तान ने क्रुद्ध होकर शराब के नशे में महमूद के वध की आज्ञा दे दी। 5 अप्रैल 1481 ईस्वी को महमूद गवां की हत्या करवा दी गई। महमूद के कार्यों का मूल्यांकन। महमूद गवां एक महान राजनीतिज्ञ एवं कुशल संगठनकर्ता था। उसने राज्य की सेवा अनन्य भक्ति से की थी। वो राज्य के हित को सर्वोपरि मानता था और इसी भावना से काम भी करता था। वो विद्यानुरागी था। विद्या की वृद्धि के लिए उसने बीदर में एक विद्यालय की स्थापना की थी और वहां उसने पुस्तकालय की 3000 पुस्तकें रखवा दी थी, जिससे सभी लोग उनसे लाभ उठा सके। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में लिखा है, उसके समस्त जीवन कार्यों को एक शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वो है निष्ठा। बहमनी वंश की सेवा में उसकी निष्ठा थी, राज्य की सीमा विस्तार में उसकी निष्ठा थी और शासन तंत्र को सुधारने में उसकी निष्ठा थी। उसने राज्य की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए युद्ध किए, शासन तंत्र में सुधार किए और जब वो शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर भी चढ़ गया तब वो भी धनहीनों की भलाई करना न भूला। बहमनी राज्य का पतन। महमूद गवां की मृत्यु से बहमनी राज्य की एकता और शक्ति को बड़ी क्षति पहुंची और शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई। 1482 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद एक एक करके 4 सुल्तान गद्दी पर बैठे, परंतु इनमें योग्य कोई नहीं निकला। विघटनकारी प्रवृत्तियां सजग हो चुकी थी, जिन्हें रोकने की क्षमता इन विलासी एवं अयोग्य सुल्तानों में न थी। 1527 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक खलीम उल्लाह शाह की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का अंत हो गया। इसके अवशेषों पर बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा नाम के 5 नए राज्यों का जन्म हुआ। बहमनी राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, दक्षिणी एवं विदेशी अमीरों के कलह एवं संघर्ष ने राज्य की नींव कमजोर कर दी। नंबर 2, अहमद शाह के बाद सभी शासक अयोग्य निकले जो विघटनकारी शक्तियों पर नियंत्रण न रख सके। नंबर 3, प्रांतीय सूबेदारों एवं अमीरों में निष्ठा का अभाव था। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने राज्यों के हितों का बलिदान कर दिया। नंबर 4, महमूद गवां की हत्या से भी राज्य को बड़ी क्षति पहुंची। नंबर 5, निरंतर युद्धों में फंसे रहने के कारण राज्य की हिंदू विरोधी नीति से राज्य को हिंदू प्रजा का समर्थन न मिल सका। बहमनी राज्य का मूल्यांकन। बहमनी राज्य लगभग 180 वर्ष तक अस्तित्व में रहा और इस पर 18 सुल्तानों ने राज्य किया। इसमें से अधिकांश शासक विलासी, क्रूर एवं अत्याचारी थे। उनका शासनकाल हत्याओं, युद्धों तथा दरबार के कुचक्रों से भरा था। हिंदुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। बलात् धर्म परिवर्तन होता था और हिंदुओं के मंदिरों एवं मूर्तियों का विध्वंस किया जाता था। दरबार में दक्षिणी एवं विदेशी अमीरों के झगड़े निरंतर चलते रहे। युद्धों की भरमार रही, जिनमें धन जन को अपार क्षति पहुंची। विजयनगर के साथ इस राज्य का परंपरागत बैर था। बहमनी के राज्य के कुछ सुल्तानों ने विद्या और कला की वृद्धि तथा शासन संगठन की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने अनेक मदरसे स्थापित किए और भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिनमें गुलबर्गा की मस्जिद अधिक प्रसिद्ध है। इनके किलों में ग्वालीगढ़ एवं नारनल्ला के किले प्रसिद्ध हैं। अहमद शाह ने बीदर नगर बसाया। यहाँ अनेक मस्जिद एवं राजप्रासादों का निर्माण हुआ। उस काल की कुछ इमारतें अभी बीदर नगर में विद्यमान हैं। 1417 ईस्वी में एथनोसियस निकितन नामक रूसी व्यापारी बहमनी राज्य में आया था। उसके वर्णन से विदित होता है कि अमीर लोग विलासी जीवन बिताते थे, जबकि अधिकांश जनता निर्धन थी। पृष्ठ संख्या 247। विजयनगर शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2003 के एल, 2007 के आई अथवा विजयनगर साम्राज्य के उत्थान के एवं पतन कारणों की समीक्षा कीजिए। 2005 IZ, 2007 KG अथवा विजयनगर के उत्थान एवं पतन पर एक निबंध लिखिए। अथवा विजयनगर शासकों की महानता उनकी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर ही नहीं वरन उनकी महान साहित्यिक कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान पर भी आधारित थी। टिप्पणी कीजिए। 2009 ME अथवा विजयनगर साम्राज्य के विस्तार पर प्रकाश डालिए। 2008 IU। उत्तर, विजयनगर का राजनीतिक इतिहास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा की गई। ये दोनों भाई बारंगल के राजा रुद्रदेव के यहाँ काम करते थे। 1323 ईस्वी में मुसलमानों के द्वारा इस प्रदेश पर आक्रमण किए जाने पर दोनों भाइयों ने भागकर अनागोडी के राजा के यहाँ शरण ली। परंतु जब मुसलमानों ने इस प्रदेश पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो ये दोनों भाई बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिए गए। भाग्यवश दक्षिण के मुसलमान राज्य में विद्रोह उठ खड़े हुए, अतः सुल्तान ने हरिहर एवं बुक्का को मुक्त कर दिया और अनागोडी का सामंत बनाकर भेज दिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के शब्दों में, प्रसिद्ध विद्वान एवं संत स्वामी विद्यारण्य की सहायता से उन्होंने मुसलमानों के अत्याचारों एवं उत्पीड़नों से त्राण पाने के लिए 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर की नींव डाली। विजयनगर पर 4 राजवंशों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, जिसका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, संगम वंश। इस वंश के प्रथम 2 शासक हरिहर एवं बुक्का हुए। हरिहर 1343 ईस्वी में मारा गया।
इसके बाद शासन का काम बुक्का ने चलाया। बुक्का की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हरिहर द्वितीय ने राजमुकुट धारण किया। उसने राज्य की उपाधियां धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीत लिया। हरिहर द्वितीय शिव का उपासक होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। 1406 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र देवराय प्रथम सिंहासन आरूढ़ हुआ। उसके शासनकाल में भी बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा। उसकी मृत्यु के बाद देवराज द्वितीय सिंहासन पर बैठा। इसने शासन व्यवस्था का अच्छा संगठन किया। उसके राज्य में 2 विदेशी यात्री इटली का निकोली कोंटी और फारस अब्दुल रज्जाक विजयनगर आए। देवराय की मृत्यु के बाद उसके अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारी शासन न कर सके, अतः नरसिंह नाम का सामंत इस वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कर 1486 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ। नंबर 2, सुलभ वंश। नरसिंह ने एक नए वंश की नींव डाली। नरसिंह ने बहमनी सुल्तानों तथा उड़ीसा के शासक से अनेक युद्ध किए और उनमें सफलता प्राप्त की। उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी नितांत योग्य सिद्ध हुए, अतः 1505 ईस्वी में नरसिंह के निकम्मे पुत्र को उसके सेना नायक नरेश नायक ने सिंहासन से पदच्युत कर दिया और स्वयं विजयनगर का शासक बन गया। नंबर 3, तुलुप वंश। नरेश नायक ने नए राजवंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे अधिक योग्य शासक नरेश नायक का छोटा भाई कृष्णदेव राय था। वस्तुतः वो विजयनगर का महानतम सम्राट था। 1509 ईस्वी में वो सिंहासन आरूढ़ हुआ। वो एक महान योद्धा तथा सेना नायक था। 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र तथा 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को परास्त किया। इस प्रकार उसने अपने शत्रुओं को नतमस्तक किया। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में दक्षिण कोंकण, पूर्व में विजयपट्टनम और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के छोर तक हो गया। कृष्णदेव राय विद्वानों एवं कवियों का आश्रयदाता था। अन्य धर्मों के प्रति उसका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। उसने पुर्तगाली अल्बुर्कक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखा। पेज नामक यात्री के शब्दों में वो इतना विद्वान एवं पूर्ण शासक है जितना कि होना असंभव है। वो विदेशियों को सम्मानित करता है। वो एक महान तथा न्यायप्रिय शासक है। अपने पद, सेना तथा भूमि की दृष्टि से वो किसी भी सम्राट से बढ़कर है। पृष्ठ संख्या 244। तालीकोट का युद्ध। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद उसके भाई अच्युत राय ने शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा सदाशिव सिंहासन पर आया। उसकी दुर्बलता एवं अयोग्यता के कारण राज्य की वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय के अशिष्ट व्यवहार से दक्षिण की मुस्लिम रियासतें उसे असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो गईं। अतः 4 मुसलमानी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर ने संघ बनाकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और 1565 ईस्वी में तालीकोट के मैदान में राम राय को भीषण पराजय दी। मुसलमानी सेना ने विजयनगर को खूब लूटा और उसका सर्वनाश कर दिया। सेवल के शब्दों में, संसार के इतिहास में कभी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। तालीकोट का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। विजयनगर के अधिकांश भागों को विजेताओं ने आपस में बांट लिया। नंबर 4, अरविंदु वंश। तालीकोट के युद्ध के बाद रामराय का भाई तिरुमल 1570 ईस्वी में विजयनगर के शासक सदाशिव को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठा और उसने एक नए वंश की नींव डाली। उसके बाद उसका भाई वेंकट द्वितीय शासक हुआ। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक श्रीराम तृतीय हुआ। वो इतना दुर्बल एवं अयोग्य था कि बीजापुर तथा गोलकुंडा के सुल्तानों के आक्रमणों को नहीं रोक सका। परिणाम यह हुआ कि इसके अधीनस्थ सामंतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर का शासन प्रबंध। राजा और मंत्री परिषद। विजयनगर के शासकों ने एक सुव्यवस्थित व दृढ़ शासन की स्थापना की थी। विजयनगर के राजा निरंकुश शासक थे, परंतु वे मनमानी नहीं करते थे। प्रजा की भलाई का ध्यान वे सदैव रखते थे। वे राज्य की संपूर्ण शक्ति के स्रोत थे। राजा साम्राज्य का सेनापति एवं सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजा की सहायता तथा परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस परिषद के सदस्य राजा द्वारा नियुक्त होते थे, जैसे मुख्य कोषाध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष इत्यादि। राजा का दरबार अपनी शान शौकत के लिए विशेष प्रसिद्ध था। प्रांतीय शासन। साम्राज्य 6 राज्यों में विभक्त था। प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी नायक होता था, जो परिवार का सदस्य या स्वामी भक्त सामंत होता था। युद्ध के समय में सामंतों को सैनिक सहायता भेजते थे। प्रांतों पर केंद्रीय सरकार का कठोर नियंत्रण रहता था। स्थानीय शासन। प्रांत जिलों में और जिले छोटी इकाइयों में बटे थे। शासन तंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव में ग्राम पंचायतें होती थीं, जो छोटे छोटे झगड़ों का फैसला करती थी तथा गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखती थी। महानायकाचार्य नामक सरकारी पदाधिकारी गांव के प्रबंध का निरीक्षण करता था। आय के साधन। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों को अपनी उपज का छठे भाग से कुछ अधिक अनाज भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। व्यवसाय कर भी लगता था। अब्दुल रज़ाक के कथानुसार वैश्याएं भी कर से मुक्त न थीं। इसके अतिरिक्त जनता को चरागाह कर, विवाह कर, उद्यानों और दस्तकारी की चीजों पर भी सरकार को कर देना पड़ता था। कर नकद या उपज के रूप में वसूल किया जाता था। सेना व्यवस्था। विजयनगर के सम्राट एक बड़ी एवं शक्तिशाली सेना रखते थे। राजा की निजी सेना के अलावा प्रांतीय शासकों के पास भी सेना होती थी, जो युद्ध काल में राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे।
युद्ध के समय सैनिक की संख्या में काफी वृद्धि हो जाती थी। सेना में हाथी, घोड़े तथा पैदल होते थे, परंतु इनकी अश्वसेना अधिक शक्तिशाली नहीं थी। सेना का प्रबंध महासेनापति के अधीन था। न्याय व्यवस्था, राजा ही प्रधान न्यायाधीश होता था, वो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता था। गांवों में पंचायतें थीं। दंड विधान कठोर था। चोरी, व्यभिचार एवं राजद्रोह के लिए प्राणदंड अथवा अंगभंग का दंड दिया जाता था। दीवानी कानून तोड़ने वाले को अर्थदंड भी दिया जाता था। कठोर दंडों के कारण साम्राज्य में शांति थी। पृष्ठ संख्या 245। धार्मिक सहिष्णुता, विजयनगर के शासक वैष्णव धर्म के मानने वाले थे, किंतु अन्य धर्मों के प्रति उनका व्यवहार सहिष्णुतापूर्ण था। बारबोसा ने लिखा है, राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति इच्छानुसार विचरण कर सकता है तथा अपने धर्म के अनुसार जीवन बिता सकता है। उसे न कोई कष्ट देगा और न ये पूछेगा कि तुम ईसाई, यहूदी, मुसलमान अथवा हिंदू हो। इस प्रकार इस काल में धर्मांधता एवं धार्मिक कट्टरता का अभाव था, जो निश्चय ही प्रशंसा की बात है। कला तथा साहित्य का विकास, विजयनगर के शासकों को विद्या से अनुराग था और वे कवियों तथा विद्वानों को आश्रय देते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। संस्कृत तथा तेलुगु भाषा में आशातीत उन्नति इन शासकों के आश्रम में हुई। इन भाषाओं के अनेक विद्वान विजयनगर में हुए। सायण तथा उसके भाई माधव विद्यारण्य के नाम विजयनगर के विद्वानों में अग्रगण्य थे। कृष्णदेव राय स्वयं विद्वान तथा लेखक था। यांद्र भोज नाम से विख्यात था। विद्या का प्रचार बहुत था। तिम्रुलंबा एवं गंगादेवी नाम की रानियां बड़ी विद्वान थीं, जिन्होंने कई ग्रंथों की रचना की। भवन निर्माण कला से भी इन शासकों को विशेष प्रेम था। उन्होंने भव्य भवन एवं कलापूर्ण मंदिरों का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय ने विठ्ठल स्वामी तथा हजारा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। हम्पी के अवशेषों से विजयनगर साम्राज्य की उत्कृष्ट वास्तुकला के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। विजयनगर उस समय का अत्यंत सुंदर नगर था। विजयनगर के सम्राटों ने अनेक तालाब, पुल, बांध और महलों का निर्माण करवाया। चित्रकला तथा संगीत को भी विजयनगर के राजाओं ने प्रोत्साहित किया। एक विद्वान के मत में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में भारतीय संस्कृति का समन्वय किया। संक्षेप में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमणों के विरुद्ध हिंदू धर्म तथा संस्कृति की रक्षा करके एक महान ऐतिहासिक उद्देश्य पूरा किया। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण, विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य का आधार सैनिक शक्ति और जागीर प्रथा थी। इसी कारण प्रजा के साथ कठोरता का व्यवहार होता था, अतः साम्राज्य को प्रजा का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो पाया। नंबर 2, पड़ोस के मुस्लिम राज्य बहमनी से विजयनगर राज्य का निरंतर संघर्ष चलता करता था और वास्तव में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर राज्य की पराजय होने के कारण ही इसका नाश हुआ। ऐसा लगता है मुसलमानी सेना विजयनगर की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। नंबर 3, विजयनगर के राज्य में प्रांतीय शासकों को आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, जिससे थोड़ा भी अवसर मिलने पर वे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की चेष्टा करने लगते थे। इस प्रकार दुर्बल शासकों के समय में केंद्रीय सत्ता क्षीण हो गई। नंबर 4, विजयनगर के राज्य में चारों ओर विलासिता छाई थी। राजा तथा सामंतों और उच्च अधिकारी सभी नाच रंग में विदेश का द्रव्य पानी की तरह बहाया करते थे, अतः सामान्य जनता की गरीबी ने राज्य की शक्ति को खोखला कर दिया। श्री टीवी महालिंगम ने लिखा है कि जबकि सामंत लोग अपनी सजावट और विलासिता में व्यर्थ खर्च करते थे, जनसाधारण अतिशय दरिद्रता की स्थिति में रहते थे। नंबर 5, कृष्णदेव राय के बाद उसके समस्त उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। वे साम्राज्य की रक्षा करने में असफल रहे। इस कारण विजयनगर साम्राज्य का शीघ्र ही पतन हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, देवगिरी के यादव वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। उत्तर, देवगिरी का यादव वंश। देवगिरी के यादव अपने को यदुवंशी कृष्ण की संतान मानते थे। कल्याणी के चालुक्यों की शक्ति का अंत करके यादवों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक झिल्लक था। झिल्लक ने 1185 ईस्वी से 1195 ईस्वी तक शासन किया, किंतु होयसल वंश के शासक वीर बल्लाल द्वितीय ने देवगिरी नरेश झिल्लक को परास्त कर दिया था। पृष्ठ संख्या 246। इस वंश के प्रतापी नरेश सिंह ने अपने राज्य का दूर दूर तक विस्तार किया तथा कृष्णा नदी तक अपनी प्रभुता स्थापित की। उसने होयसलों को भी युद्ध में पराजित किया। सिंह केवल योद्धा ही न था, अपितु बहुत बड़ा विद्वान भी था। इस वंश के राजा रामचंद्र यादव पर अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व 1294 ईस्वी में आक्रमण किया था और यहाँ से अपार धन संपत्ति लेकर कड़ा लौट गया था। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने यादव नरेश रामचंद्र को पराजित किया तथा वार्षिक कर देने के लिए विवश किया। इस वंश के अंतिम शासक रामचंद्र के पुत्र शंकरदेव ने अलाउद्दीन के प्रभुसत्ता को अस्वीकार करके विद्रोह किया। विद्रोह दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः अपने सेनापति मलिक काफूर को भेजा, जिसने 1315 ईस्वी में शंकरदेव को पराजित किया। मलिक काफूर ने नगर को जी भरकर लूटा और लूट के माल के साथ दिल्ली वापस लौट गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र मुबारक शाह ने देवगिरी राज्य को खिलजी साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार देवगिरी के यादव वंशीय शासन का अंत हो गया। प्रश्न संख्या 2, दक्षिण भारत के 4 राज्यों के नाम सहित उनके संस्थापकों का नाम बताइए। उत्तर राज्यों के नाम। नंबर 1, चालुक्य वंश। संस्थापक का नाम जयसिंह।
राज्य का नाम। नंबर 2 राष्ट्रकूट वंश, संस्थापक का नाम दंती दुर्ग। राज्य का नाम। नंबर 3 चोल वंश, संस्थापक का नाम विजयालय। राज्य का नाम। नंबर 4 बहमनी वंश, संस्थापक का नाम गंगू। प्रश्न संख्या 3, बहमनी राज्य के पश्चात किन छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई? उत्तर का बीजापुर का आदिल शाही राज्य, खा गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य, गा बरार का इमाम शाही राज्य, घा अहमदनगर का निजाम शाही राज्य, अंगा बीदर का बरीद शाही राज्य। प्रश्न संख्या 4, अमोघ वर्ष कौन था? उत्तर राष्ट्रकूट वंश का यह महान सम्राट 814 ईस्वी में केवल 12 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर आसीन हुआ था। वो जैन धर्म का अनुयायी और महालक्ष्मी का परम भक्त था। वो प्रजापालक और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। उसकी मृत्यु 878 ईस्वी में हुई थी। 2004 MJ। प्रश्न संख्या 5, महमूद गंवा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2003 के। उत्तर महमूद गंवा फारस के गंवा नामक ग्राम का निवासी था। वो एक व्यापारी के रूप में भारत आया था और बाद में वो बहमनी राज्य के सुल्तान हुमायूं का कृपा पात्र बन गया था। सुल्तान हुमायूं की मृत्यु के बाद महमूद गंवा उसके अल्पवयस्क पुत्र निजाम शाह का रक्षक बन गया था। अपनी प्रतिभा के बल पर महमूद गंवा बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री बन गया। महमूद गंवा ने न केवल महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की अपितु उसने शासन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार भी किए थे, लेकिन अंत में विरोधी अमीरों के षड्यंत्र का शिकार होकर मारा गया। महमूद गंवा एक योग्य प्रशासक और कला तथा साहित्य का विशेष प्रेमी था। प्रश्न संख्या 6, कृष्णदेव कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध है? 2005 JB। अथवा विजयनगर राज्य के महानतम शासक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 2004 MJ। उत्तर विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय था, जिसने 1509 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। उसके शासनकाल में विजयनगर का गौरव अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। वो एक महान विजेता, दूरदर्शी प्रशासक, प्रकांड विद्वान, कलाओं का संरक्षक और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। प्रश्न संख्या 7, चोल स्थानीय प्रशासन की मुख्य 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 2005 IV, 2006 HO। अथवा चोल ग्राम प्रशासन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2011 IK। उत्तर नंबर 1, चोल प्रशासन के अंतर्गत साम्राज्य को केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन में विभाजित किया गया था। नंबर 2, प्रशासन में स्थानीय शासन का प्रमुख स्थान था। पृष्ठ संख्या 247। प्रश्न संख्या 8, राजराज चोल प्रथम की सैनिक सफलताओं का वर्णन कीजिए। 2007 KF, KG। उत्तर राजराज ने सिंहासन आरूढ़ होते ही उसने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को समाप्त किया। उसके पश्चात उसने पांड्य वंश के शासक अमर भुजंग को पराजित किया। कोल, उदंग तथा कुंग पर अधिकार कर लिया। उसके लंका पर आक्रमण करके अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया। वेंगी पर भी उसने विजय प्राप्त की। उसने गंगवाड़ी, नीलमबड़ी, तादिंगबड़ी आदि पर आक्रमण करके उन्हें भी अपने अधिकार में ले लिया। राजराज ने अपने शासन के अंतिम दिनों में कलिंग, लक्षद्वीप, मालदीप आदि पर विजय प्राप्त की और इस प्रकार उसका साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी के दुर्ग, मैसूर व सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग तक हो गया। आंध्र प्रदेश पर भी उसका आधिपत्य था। प्रश्न संख्या 9, पल्लवकालीन साहित्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2007 KH। उत्तर पल्लव काल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। पल्लव काल में कांची विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र था। लगभग सभी पल्लव नरेश शिक्षा प्रेमी थे तथा उन्होंने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। महेंद्र वर्मन उच्च कोटि का विद्वान था। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन की राज्यसभा में दंडिन नामक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। इस काल में संस्कृत भाषा के अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें उच्च कोटि की भाषा का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के साथ ही इस युग में तमिल साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ था। प्रश्न संख्या 10, विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कीजिए। 2007 KI, KK। उत्तर स्थानीय स्वशासन प्रांत जिलों में और जिले छोटी इकाइयों में बटे थे। शासन तंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी जो छोटे छोटे झगड़ों का फैसला करती तथा गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखती थी। महानायक आचार्य नामक सरकारी पदाधिकारी गांव के प्रबंध का प्रशिक्षण करता था। प्रश्न संख्या 11, चोल शासक राजेंद्र प्रथम की सैनिक उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। 2011 IE। उत्तर राजेंद्र प्रथम राजराज का प्रथम पुत्र था तथा वो 1014 ईस्वी के लगभग सिंहासन पर बैठा। वो एक पराक्रमी शासक था। उसने पश्चिमी चालुक्यों की शक्ति का विनाश किया। उसने लंका पर आक्रमण किया तथा लंका के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। चेरों तथा पांड्यों के राज्यों पर उसने विजय प्राप्त की तथा उसे अपने राज्य का अंग बना लिया। पूर्वी चालुक्यों की शाखा के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर उसका संघर्ष चालुक्य राजा जयसिंह द्वितीय से हुआ। इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम की विजय हुई, किंतु इसी युद्ध के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। 1021 ईस्वी में व 1025 ईस्वी के मध्य उसने पूर्वी भारत का अभियान किया तथा एक विशाल सेना के साथ उड़ीसा होता हुआ बंगाल पहुंचा। बंगाल देश को पराजित करने के पश्चात उसका संघर्ष गंगा पार के पालवंशीय महिपाल से हुआ। इस युद्ध में उसकी विजय हुई। 1025 ईस्वी के लगभग राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय अर्थात मलाया, सुमात्रा, जावा, प्रायद्वीप आदि पर विजय प्राप्त की तथा वहां के शासक विजयोत्तम वर्मन को बंदी बना लिया।
जब उसने चोलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया तब उसे मुक्त कर दिया गया। पांड्य एवं चेर शासकों ने राजेंद्र प्रथम के विरुद्ध विद्रोह किया। राजेंद्र प्रथम के पुत्र ने इस विद्रोह का दमन कर दिया तथा विद्रोहियों को कठोर दंड दिया। दिग्विजयों के साथ साथ राजेंद्र प्रथम निर्माण कार्यों में भी रुचि रखता था। वो विद्या प्रेमी शासक था। उसने अनेक विद्यालयों, भवनों, मंदिरों तथा तालाबों का निर्माण कराया तथा गंगकोट चोलपुरम में अपनी नवीन राजधानी स्थापित की। 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम की मृत्यु हो गई। राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम की इन उपलब्धियों को देखते हुए ही कुछ इतिहासकारों ने यह कथन कहा है। राजराज प्रथम व राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति के प्रमुख निर्माता थे। प्रश्न संख्या 12, पल्लवकालीन कला का वर्णन कीजिए। 2009 IE उत्तर, कला का विकास। पल्लव काल उच्च कोटि की कला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। पल्लव काल में स्थापत्य और शिल्प के क्षेत्र में महान उन्नति हुई। पल्लवकालीन वास्तुकला की निम्नलिखित 4 शैलियों में विकास हुआ। रोमन नंबर 1 महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली के अंतर्गत स्तंभयुक्त मंडपों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत ठोस चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे जिनका रूप सरल होता था। इस शैली का विकास 600 से 625 ईस्वी तक हुआ। पृष्ठ संख्या 248, रोमन नंबर 2 नरसिंह वर्मन शैली। मामल्ल शैली का विकास काल 625 ईस्वी से 675 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली की स्थापना पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने की थी। मुख्यतः नरसिंह वर्मन ने एक ही पत्थर को काटकर रथ शैली के मंदिरों का निर्माण कराया था। रोमन नंबर 3 राजसिंह शैली। इस शैली का विकास 700 ईस्वी से 900 ईस्वी तक माना जाता है। इस शैली के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से पाषाण खंडों की सहायता से मंदिरों का निर्माण किया गया। मल्लपुरम का मंदिर और कांची का कैलाश मंदिर इस शैली के अनुपम उदाहरण हैं। इस शैली की विशेषता मंडप के सुदृढ़ स्तंभ, शिखर, 4 दीवारी, सिंह स्तंभ आदि हैं। रोमन नंबर 4 अपराजित शैली। इस शैली के अंतर्गत स्तंभों के शीर्ष भाग का अधिक विकास किया गया था। इस शैली में निर्मित मंदिरों के लिंग ऊपर की ओर पैथले व शिखर से गर्दन अधिक स्थूल है। सांस्कृतिक दृष्टि से पल्लव शासकों के उपर्युक्त योगदान को देखते हुए ही प्रायः कहा जाता है कि कांची के पल्लवों ने भारत को जो देन प्रस्तुत की है वो सभी प्रकार से अद्वितीय है। प्रश्न संख्या 13, विजयनगर साम्राज्य के पतन के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2011 II उत्तर, विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण। विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य का आधार सैनिक शक्ति और जागीर प्रथा थी। इस कारण प्रजा के साथ कठोरता का व्यवहार होता था, अतः साम्राज्य को प्रजा का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो पाया। नंबर 2, पड़ोस के मुस्लिम राज्य बहमनी से विजयनगर राज्य का निरंतर संघर्ष चला करता था और वास्तव में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर राज्य की पराजय होने के कारण ही इसका नाश हुआ। ऐसा लगता है कि मुसलमानी सेना विजयनगर की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। नंबर 3, विजयनगर के राज्य में प्रांतीय शासकों को आवश्यकता से अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे, जिससे थोड़ा भी अवसर मिलने पर वे अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की चेष्टा करने लगते थे। इस प्रकार दुर्बल शासकों के समय में केंद्रीय सत्ता क्षीण हो गई। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, चालुक्य वंश की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 वातापी के चालुक्य, नंबर 2 कल्याणी के चालुक्य। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रकूट वंश के 2 राजाओं के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 कृष्ण प्रथम, नंबर 2 गोविंद तृतीय। प्रश्न संख्या 3, चोल वंश के 2 प्रतापी राजाओं के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 राजराज प्रथम, नंबर 2 राजेंद्र प्रथम। प्रश्न संख्या 4, बहमनी राज्य के पतन होने पर वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, किन्हीं 2 के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 बीजापुर आदिल शाही राज्य, नंबर 2 गोलकुंडा कुतुब शाही राज्य। प्रश्न संख्या 5, महमूद गमा की शासन संबंधी 2 उपलब्धियां बतलाइए। उत्तर, नंबर 1 बहमनी राज्य की सीमा का विस्तार किया, नंबर 2 विद्रोही अमीरों पर नियंत्रण रखा। प्रश्न संख्या 6, बहमनी के सुल्तानों द्वारा निर्मित 2 इमारतों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 ग्वालीगढ़ का किला तथा नंबर 2 गुलबर्गा की जामा मस्जिद। पृष्ठ संख्या 249। प्रश्न संख्या 7, बहमनी राज्य के 2 प्रमुख शासकों के नाम बताइए। उत्तर, नंबर 1 मोहम्मद शाह प्रथम तथा नंबर 2 मुजाहिद शाह। प्रश्न संख्या 8, विजयनगर की यात्रा करने वाले 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 निकोलो कोंटी इटली और नंबर 2 अब्दुल रज़ाक फारस। प्रश्न संख्या 9, विजयनगर के 2 शासकों के नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 हरिहर द्वितीय तथा नंबर 2 देवराय द्वितीय। प्रश्न संख्या 10, पल्लवकालीन 2 मंदिरों के नाम बताइए। उत्तर, क कांची का कैलाश मंदिर, ख मल्लपुरम का मंदिर। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? विकल्प इस प्रकार हैं: क दौलताबाद, ख गुलबर्गा, ग बीदर, घ बरार। सही उत्तर है ख गुलबर्गा। प्रश्न संख्या 2, हरिहर और बुक्का ने एक नए राज्य की स्थापना की, उसका नाम था? विकल्प इस प्रकार हैं: क बहमनी राज्य, ख विजयनगर राज्य, ग चालुक्य राज्य, घ राष्ट्रकूट राज्य। सही उत्तर है ख विजयनगर राज्य। प्रश्न संख्या 3, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2003 KF, 2004 MD। विकल्प इस प्रकार हैं: क 1347 ईस्वी, ख 1481 ईस्वी, ग 1488 ईस्वी, घ 1414 ईस्वी। सही उत्तर है क 1347 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था?
विकल्प इस प्रकार हैं: क 1526 ईस्वी, ख 1527 ईस्वी, ग 1565 ईस्वी, ख 1530 ईस्वी। सही उत्तर है ग 1565 ईस्वी। पृष्ठ संख्या 250।